हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन का सामान्य विज्ञान, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रही थी। और फिजिक्स में भी हमने जो है 4 लेसन पढ़ लिया है। मात्रक है आपका, मापक यंत्र एवं पैमाने हैं, यांत्रिकी है, गुरुत्व के अधीन गति है। 4 लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थूल पदार्थों के गुण। तो इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमने हाईलाइट भी किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोट्स में क्या दिया गया है। तो हमने पहले भी बताया था कि जहाँ जहाँ स्टार बनाए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहला है आपकी कि आप सभी जानते होंगे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। तो पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव एवं तीसरा है गैस। तो इनके गुण, विशेष गुण भी कुछ इसमें पाए जाते हैं ठोस, द्रव, गैस में, वो भी जान लेते हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। कभी भी एग्जाम में आपके ऑप्शन में पूछ सकता है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं ठोस, द्रव्य और गैस। नेक्स्ट देखते हैं आगे आपका है कि द्रव्य के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो पहला है आपका ठोस। तो ठोस में आपकी प्रत्यास्था पाई जाती है। द्रव में आपका दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकात एवं प्लवन पाया जाता है। गैस में आपका वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। तो ये हो गए जो है आपके द्रव्य के तीनों रूपों में क्या विशेष गुण पाए जाते हैं, वो आपने जान ली। अब गुण जो पाए जाते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है प्रत्यास्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो उसका मतलब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो दृढ़ पिंड, साधारण जो है दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो। ठीक। प्रत्याशा से मतलब है कि ठोस वो रहे जिसकी आकृति और जो उसका आकार है वो निश्चित हो। जैसे कोई सामान रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में, घरेलू यूज में, कि उनकी आकृति एवं आकार को निश्चित होता है। तो परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाह्य बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है, लोहे का ही कोई सामान है आपका, कुछ भी मान लीजिए घर में, और उसे आपको परिवर्तित करके कुछ और बनवाना है, तो आप उसे बंकित कर सकते हैं। लोहे को गला करके कुछ और भी आप बनवा सकते हैं। तो ये इनके कहने का मतलब है। ठीक। तो आगे देखते हैं आपका। तो ये तो प्रत्यास्था के बारे में हो गई। अब प्रत्यास्था में ही आपका आगे है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार या आकृति प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक। आप डिफिनीशन में ये लिख सकते हैं, वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, तो वह है आपका प्रत्यास्था। डिफिनीशन 1 नंबर में पूछे तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपने प्रत्यास्था के बारे में जान ली। अब पहला है, इसमें प्रत्यास्था के गुण के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं होती क्या हैं, इसको भी जान लेते हैं। जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, वे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। तो इसमें बस डिफिनीशन ही जान लेते हैं। जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे पूर्ण सुघट परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। मतलब पूर्ण प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक। ये थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है कि कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्ण सुघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तौर पे क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। पूर्ण सुघट्य का क्या मतलब है, मोम पूर्णतः पिघल जाता है, आप उसको पिघल के कोई भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया जो प्रत्यास्था के बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रतिबल। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपको भी बोरिंग लगेगा और हमको पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप समझ ही ना पाएँ। तो चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसको हम शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बताते चल रहे हैं।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और घटना चक्र की मैं पूरी सीरीज पढ़ाऊंगी जो आपके पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है आपका प्रतिबल, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर सेक्शन पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो प्रतिबल की डिफिनीशन बहुत अच्छी है और सिंपल लैंग्वेज में दी भी हुई है। तो मैंने भी बहुत बुकें पढ़ी, लेकिन जो इसमें दिया हुआ है कि डिफिनीशन का तरीका जो है बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ के आराम से उसको याद कर सकता है। अगर मेरी ही बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको अभी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है आपका, इसको थोड़ा सा प्रतिबल को जान लेते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका, जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो प्रतिबल बराबर क्या होगा? F अपान G। और प्रतिबल का SI मात्रक पूछता है तो इसका होता है SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपके डिफिनीशन जान ली, प्रतिबल का सूत्र जान लिया। अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो आप लगा भी सकते हैं। और प्रतिबल का जो SI मात्रक आप सॉल्व करने के बाद जो उसमें मात्रक यूज करेंगे वो है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं विकृति। तो विकृति के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए हमने कोई बाह्य बल लगाया और उसने अपने आकृति और रूप को ही चेंज कर लिया, तो वो काम क्या है? तो वो है आपका विकृति। विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा हुक का नियम। ठीक, हुक के नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, इस हुक के नियम को देने वाले कौन है? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। तो कभी भी पूछे तो रॉबर्ट हुक दिया है तो हुक से ही आप समझ जाएंगे कि हुक का नियम का राइटर को वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो इसकी डिफिनीशन बारे में जान लेते हैं। यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ का कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्था गुणांक E कहते हैं। E बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, नेक्स्ट आपका है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको देख लेते हैं। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तो आपका क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। ये हो गई आपके पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, ये डिफिनीशन हो गई उसका मात्रक। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे वो किया है और तो ठीक है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्या होता है? ताप जब भी आपका बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। तो यहाँ मैंने बताया ना स्टार लगा, इंपॉर्टेंट है आपका, तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाती है। ये जो है दिया ना वर्षा की बूंदें, तो वर्षा की बूंदें आपकी गोली क्यों होती हैं? तो वही सतही आपका यही है पृष्ठ तनाव, सतही तनाव के कारण। ठीक, और साबुन के बुलबुले भी उसी वजह से बनते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ससंजक तथा आसंजक बल। तो कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है ससंजक तथा आसंजक बल में, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम ससंजक बल कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसके बारे में थोड़ा सा आसंजक बल के बारे में भी जाने। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्टार बना है तो इम्पॉर्टेंट ही है, मैंने हाईलाइट भी किया है। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से
अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। ठीक, ये उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट है आपका कैपिलैरिटी केशिकात्व, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को ही केशिकात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकात्व। और किसी द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। ठीक, ये आपके केशिकत्व के बारे में हो गया। तो यहाँ भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने हाईलाइट किया। किसी केश नली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर आता है। ठीक, जान लिया आपने इसके बारे में थोड़ा सा। अब केशिकात्व के कुछ उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना, क्या आपका केशिकत्व है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, कभी कभी देखते हैं हमने सूखी बत्ती मिट्टी के तेल के लैंप में बहुत पहले, अब तो उतना नहीं है, डालते थे, अब तो हर जगह लाइट है, वहाँ पे हम डालते थे तो क्या होता था, लाइट हम बत्ती में पानी तेल अपने आप चढ़ जाता था, तो वो क्या है, केशिकात्व के ही कारण है। मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच से चिरी होती है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। और स्याही सोखते का कार्य भी केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। तो केशिकात्व के उदाहरण देख लिया हमने, अब श्यानता देख लेते हैं। तो इलास्टिसिटी पे जैसे देख लेते हैं कि ग्राफ लाइन खींची गई है जिसमें आपका वेग दर्शाया गया है, कम उससे ज़्यादा, फिर अत्यंत ज़्यादा, और जहाँ पे नहीं है फ्लो तो वहाँ पे शून्य वेग है। तो ये जो है अब ये जो है आप ग्राफ के ही माध्यम से समझ पाएंगे, ऐसे नहीं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल AB में बह रहा है। द्रव की वह परत जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का वेग बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग से बहती है। 3 समांतर परतों AB तथा C में परत A का वेग सबसे कम, B का उससे अधिक तथा परत C का वेग सबसे अधिक है। ठीक, परंतु आपका A अथवा B के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है तथा परत C के वेग को कम करना चाहती है। तो ये आप वैसे नहीं समझ पाएंगे, आपको वैसे समझना पड़ेगा। तो ये है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को ही हम श्यान बल कहते हैं। तो और नेक्स्ट है, इसमें और डेफिनेशन भी एक है, वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो आपका श्यानता कहलाता है। और गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में अधिक श्यानता होती है, अतः गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका द्रवों की श्यानता, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का न्यूमेरिकल में देख लेते हैं, तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, जान लिया आपने। और द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, तो क्या करेंगे? तो द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब P बराबर हो जाएगा h गुणे d गुणे g, जहाँ d आपका क्या है? द्रव का घनत्व है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी तो ये सब चीज़ें आपको यूज होंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्लावन बल क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। इस बल को ही उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। ठीक, उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। कभी पूछे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लवन का सिद्धांत। तो प्लवन का सिद्धांत जो है देख लेते हैं। तो किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। तो पहला है वस्तु का भार W जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा है द्रव का वस्तु पर उत्क्षेप F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्क्षेप F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है। इनकी निम्न अवस्थाएं संभव हैं। तो पहली है, यदि W का मान F से बड़ा हो तो इस दशा में परिणामी बल W - F नीचे की ओर कार्य करेगा, अतः वस्तु द्रव में डूब जाएगी। और यदि जो है W बराबर F रहा तो इस दशा में वस्तु द्रव में जहाँ होगी वहीं तैरती रहेगी। ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम देगा, ये ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। तीसरा है आपका W जब F से छोटा होगा तो इस दशा में वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टार बना है, इंपॉर्टेंट है आपका। किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा की जा सकती है। तो ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन बराबर हो जाएगा ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। नेक्स्ट है, अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यही ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो ठोस में द्रव तैरेगा। तो नेक्स्ट आपका आपने पूरे डिटेल में हमने बता दिया आपको। और अब आगे हम लोग जो है इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ISPCS का जो भी रहा हो आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो स्थूल पदार्थों के गुण में हमने सब चीज़ें जान ली। बहुत वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। अब देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला ही प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। आपका BPSC प्री 1994 में, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2003 में, उत्तराखंड PCS मेंस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पढ़ाते समय ये चीज़ आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया भी था कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो उसका कारण सिंपल है एकदम, पृष्ठ तनाव, सतही तनाव। ठीक, जिसको सतही तनाव भी कहते। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो सतही तनाव के कारण। तो आपका B आंसर इसमें सही है। तो देखिए डिटेल में भी दिया गया है कि किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट आपका देख लीजिए। तो पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका भी कारण तो वही होगा, एक्सप्लेन मैंने ऊपर कर दिया, तो उसका भी आपका आंसर यही होगा, पृष्ठ तनाव। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये है कि कभी कभी एक जैसे अगर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो मैं उसके आंसर नहीं बताऊंगी, आप उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका, फिर देखिए फिर पूछा गया है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। ठीक, क्यों होती हैं। तो UP PCS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप लोग हमें कमेंट में ही करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमने बताया पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव अगर आता है तो आपका वही आंसर सही है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ठीक, देखिए एक टॉपिक आपने पढ़ा पृष्ठ तनाव, आपके कितने क्वेश्चन मिले, 3 क्वेश्चन। अब चौथा देखते हैं कि हो सकता है वो भी ऐसे ही ना हो। तो द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन ये हैं, IS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका पृष्ठ तनाव, इससे कितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो ये प्रश्न आप देखते, कभी कभी PCS में रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो कभी पूछेगा ही नहीं। पृष्ठ तनाव तो वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल सकते हैं, टॉपिक आपका कभी नहीं बदलता है। तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो वो है आपका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका
नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक RAS RTS प्री 2013 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर है बी, घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक गुण है महत्वपूर्ण घर्षण। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट से वो भी किया है। यूपीपीसीएस प्री 1994, यूपीपीएससी GIC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो आपका जो है मैंने वो पढ़ाते समय बताया था कि शिकायत में भी, और ये तो तेल का तल तनाव पानी से कम है। ठीक, तेल के तल का तनाव पानी से कम होने की वजह से तेल जल के तल पर फैल जाता है। थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पे। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। तो इसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। मैंने ऊपर भी बताया, वही चीज़ नीचे भी है कि अगर उसका मिट्टी के तेल का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम है तो उसके ऊपर तैरेगा। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए। मिट्टी के तेल का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी पर तैरता है। नेक्स्ट है आपका साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या हुआ है आपका। तो यूपीपीसीएस प्री 1995, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में। ऐसा नहीं है कि ये प्री के लिए ही ज़रूरी है, प्री के लिए रामबाण तो है ही, लेकिन मेंस के लिए भी ये आपका बहुत अच्छा है। जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो सीरीज है, अगर आपने पूरी सीरीज अच्छे से पढ़ी है और आपने करंट अफेयर से तैयारी की तो प्री में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ठीक, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है आपका। और ये देखिए थोड़ा सा दिया भी है था। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए। RAS RTS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो है फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। तो किसी बुलबुले के आकार, उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो चीज़ वहीं दी है, इंपॉर्टेंट है आपका। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएँ नीचे दी गई हैं अलग बार एक ही बार से खींचे जाते हैं। ठीक, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। तो IAS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका इसमें सी सही है। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। तो चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होंगे। y बराबर हो जाएगा F अपान A डेल्टा L अपान L बराबर हो जाएगा F इंटू L अपान हो जाएगा A इंटू डेल्टा L। तो इसके बराबर हो जाएगा, वहाँ पे मान पुट हो जाएगा। तो ये का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा L और F इंटू L। तो इसलिए डेल्टा L प्रोपोर्शनल L अपान आर स्क्वायर। तो इन तारों की दैर्ध्य वृद्धि इलोगेशन इनकी लंबाई के समानुपाती तथा इनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर विकल्प सी के तार की दैर्ध्य वृद्धि सर्वाधिक होगी। तो आपका सी सही है। नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकात्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते।
तो इसका आंसर आपका कौन कौन सा सही है इसमें? तो पहला तो आपका है कि केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, सही बात है, ये मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट है कोई मृत पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ये आपका गलत है। और नेक्स्ट है आपका स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये सही है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 आपका बी सही है। IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है। डिटेल दी गई है काफ़ी लंबी, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे और दूसरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है, ब्लांटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलियाँ हमारे शरीर का पानी। तो ये मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था, तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऊपर की चीज़ें जो मैंने बताई क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। IAS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपका डी सही है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पड़ समूह की ओर बढ़ना। ठीक, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। पौधे की जड़ों से जल के इसके पड़ समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। ठीक, तो केशिकत्व के उदाहरण आपने जितनी बार पढ़े आपको तो हमें लग रहा है याद हो गया होगा। तो कभी भी एग्जाम में केशिकत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप फंसिएगा मत, आराम से उसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो वो है आपका पृष्ठ तनाव। RAS RTS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और नेक्स्ट है, इसकी डिटेल थोड़ा सा दी है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल की पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतले से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे वो है, हम बता देंगे आपको, अच्छा थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। RAS RTS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। ठीक, जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, जो है जल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, और तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। ये आपका सही है, डी इसमें। ठीक, डी सही है। तो केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब किसी झील से तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर आएगा तो वो छोटा तो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। आपके IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? द्रव की श्यानता घटती है। ताप आपका बढ़ने पे द्रव की श्यानता घटती है। उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, तो थोड़ी डिटेल इसकी जान लेते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। नेक्स्ट है आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो वो है वायुदाब में कमी के कारण। जब हवाई जहाज ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे वायुदाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण पेन से स्याही बाहर आ जाती है। UP PCS प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है।
इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर द्रव कम होता है जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पिन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पिन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है? तो उसमें आपका पास्कल का नियम लगेगा। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी इसमें सही है, पास्कल का नियम। ठीक, इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है आपका। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो आपका लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो आपका यूपी, यूडीए, एलडीए, एसपीएल प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका ऑप्शन एक और जो है 2 सही है। तो लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, संवेदनशीलता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो आईएएस प्री 2001 में, यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मौसम जो है क्या होगा? तूफानी होगा। मौसम तूफानी है, मैंने आगे पढ़ा है आपको मौसम तूफानी होने का क्या कारण, थोड़ा सा जान लेते हैं। वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम आपका खराब होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 इंडिकेट किया गया है। आपका फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? ठीक, तो कभी कभी आप देखे होंगे कि आपका जैसे 2-3 जगह से पानी गिर रहा, मान लीजिए थोड़ा सा नीचे है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहाँ से पानी आपका कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो कभी देखे होंगे कि ऊंचाई से सामान आप फेंकते हैं तो जरूरी नहीं कि वो दूर से जाए, दूर तक जाए। ठीक, नीचे का। तो आपका नंबर ए सही है। आईएएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी फव्वारे के छिद्रों से निकलने वाले जल की गति के मापन के लिए टोरेल्सरी नियम के अनुसार, ठीक, V बराबर √2GH, जहाँ G आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। H बराबर फव्वारे के जल स्तर से किसी छिद्र की दूरी। चूंकि छिद्र 1 जल स्तर से सर्वाधिक दूरी पर हो, अतः सूत्र V बराबर 2GH के अनुसार छिद्र 1 से निकलने वाले जल की गति सर्वाधिक होगी और इसी छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका 1 सही है। नेक्स्ट है आपका एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। तो ये ग्राफ बनाया गया है, ये है आपका, ये बी है, ये सी है, डी है। तो ये जो है आपका यूपी पीसीएस में हमें यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसकी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा। तो इसमें देखिए ये आपका दिशाएं बदल गई हैं, इसमें भी ए बी, आपका सी भी, और डी आपका जो है एक तरह से बह रहा है। तो आपका डी सही है। यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर हो जाते हैं परतों की गति बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो आपका क्या है? आपका जो है दिया हुआ है यहाँ पे एस्फॉल्ट, क्या है? एस्फॉल्ट। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया है। तो डी सही है आपका। थोड़ा डिटेल इसकी जान लेते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रवाह जिज्ञासुओं द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फॉल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। IAS प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये तो सब जानते हैं, एग्जाम में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व तो अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अधिनियमित प्रसार आपका ऑटोमेलिक एक्सपेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की इस ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बढ़ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जबकि सतही जल नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक, झील की हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में जो है आपकी ऊष्मा का बाहर नहीं जाने देती, जल में से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। UPPCS 2005 में पूछा गया। तो ये देखिए जो मैंने ऊपर बताया कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऊपर बर्फ रहती है लेकिन नीचे आपका पानी रहता है। तो ये डिटेल आपने ऊपर भी देख ली, थोड़ा सा यहाँ भी। शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिसमें मछलियाँ और अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों? तो ये आपका झारखंड PCS प्री 2010 में, UPPSC GIC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो झील की तली पर जल नहीं जम पाता। क्या होता है? झील की तली पर जल नहीं जम पाता। तो सी सही है। नेक्स्ट है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा आपका घनत्व। UPPCS प्री 1992 में पूछा गया है। तो वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। D बराबर m/v और D जो आपका घनत्व है, m द्रव्यमान है, v आपका आयतन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, किस पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, RSRTS प्री 1992। तो ये डिटेल तो हमने ऊपर भी पढ़ी है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है। UPPCS में 2008, इसके बाद जो है BPSC प्री 1998 99। तो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे आंसर तो दिया ही है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है? तो आपका 277 केल्विन पर। UPPCS में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका इम्पॉर्टेंट है। तो जो है सेल्सियस में केल्विन में परिवर्तन तो आप लोग जानते हैं कि उसका C सेल्सियस हो गया प्लस 273। तो 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 277 केल्विन। अतः 277 डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो कोई भी प्रश्न अगर आए तो आप तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो IAS प्री 2002 में पूछा है और इसमें पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है तो आपका ये सही है, B आपका लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन C सही है, आपका ये सही है परंतु R गलत है। तो लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षिक घनत्व तो लोहे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जबकि पानी का लोहे से कम होता है। तो ये सही है, B आपका, R गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, लोहे की कील तो पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। तो इसका मतलब क्या है? UPPCS में 1994 में पूछा गया। तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
व्याख्या मैंने ऊपर बताई थी। जब सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये डिटेल दी हुई है इसमें। किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षिक घनत्व 1 होता है, पर वे वस्तुएं जिनका अपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। तो नेक्स्ट है आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये तो सिंपल है, पृष्ठ तनाव के कारण। यूपी पीसीएस में 2012 में पूछा है, तो थोड़ा सा डिटेल है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट है आपका 36, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है? तो बाल्टी आपकी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए सही है। तो आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा, तो जल में भार 0 होगा। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है तब जल में गुब्बारे का भार बराबर भार माइनस उत्प्लावन बल, तो 200 माइनस 200 बराबर 0, तो जल में गुब्बारे का भार क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो अपकेंद्रीय बल, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना। नेक्स्ट है आपका, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उसका घनत्व है। आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। वेग। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल इसकी देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिसमें जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं, क्लाउड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो वो था आपका टेक्नीशियम। क्या था? टेक्नीशियम। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो वो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 1/9। क्यों होता है? शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो वह जो है उतना ही रहेगा। ठीक, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा? एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो शरीर क्या होगा? डूब जाएगा, पानी में आपका शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा डिटेल दी हुई है यहाँ पे। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों?
तो यूपी लोअर में पूछा गया 2002 में। तो समुद्री जल नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन। तो सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ऊपर की तरफ उठता है, तो वह कुछ ऊपर उठता है। आप टीवी में या ऐसे देखे होंगे आप। तो नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से संबंधित है। कथन कारण, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी यूडीएलडी प्री 2002, यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थित विज्ञान आपका विश्राम की स्थिति से संबंधित है। एमपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। स्थित विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान पढ़ा रही हूँ और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में मैं आप लोगों को जो है मात्रक पढ़ा चुकी, मापक यंत्र एवं पैमाने पढ़ाई, यांत्रिकी पढ़ाया मैंने, गुरुत्व के अधीन गति पढ़ाई और आज हमने स्थूल पदार्थों के गुण भी आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट चैप्टर लेसन में हमारे आपका है प्रकाश। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रकाश पढ़ाएंगे। तो अगर जो है आपको पिछली वीडियो देखनी है, आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पीसीएस से जुड़ी, आईएएस से जुड़ी सभी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।